नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को राम राम। आ जाइए एक बार क्लास में जल्दी से। देखो आज की क्लास का टाइम थोड़ा सा जल्दी इसलिए सेट किया है कि कुछ साथी बोल रहे थे कि सर क्लास थोड़ी लेट हो जाती है, तो हम लोग बिल्कुल प्राइम वीडियो के साथ साथ अगर इसको देखें तो हमें थोड़ा लेट हो जाता है और बाद में क्या है समय नहीं मिल पाता है तो मिसिंग हो जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी करवा दूँ मैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग हमारी 4th नंबर की क्लास है ये। इससे पहले 3 क्लासें हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और जो ये हमें आपको पता ही होगा कि क्लास 9th की जो संचार एवं प्रौद्योगिकी नाम से जो सूचना प्रौद्योगिकी नाम से जो पुस्तक है उसी को अच्छे से जो है रिवीजन कर रहे हैं, ताकि क्या है इनमें से ही प्रश्न आएंगे और इसी को हम लोग जो है आधार बना के स्टडी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर संचार के बारे में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो क्या क्या होता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना या अपनी कोई भी बात है सामने वाले तक पहुंचाना, ठीक है। यही होता है ना कम्युनिकेशन का मतलब। जी हाँ, आप कहोगे सर बिल्कुल यही होता है। तो कंप्यूटर संचार का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर संचार का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं को या किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या डाटा संचार कहलाता है, ठीक है ना। मतलब डेटा को, कोई भी एक डेटा है आपके पास में, कोई भी एक क्या है डेटा है, सॉरी है ना, कोई भी एक डाटा है, ठीक है। इस डेटा को क्या करोगे आप, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, एक स्थान से इसको यहाँ तक पहुँचाना ही क्या होता है, डाटा संचरण या फिर आपका डाटा कम्युनिकेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बैठा हो, यानी कि आप और मैं, हमारा डिस्टेंस काफ़ी सारा है, फिर भी हम लोग किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। समझ गए मेरी बात को। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे डाटा संचार में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो घर पे बैठे हुए आप ऑनलाइन जैसे रीट का फॉर्म भर दिया आपने, तो ये घर पे बैठे हो गए ना, ये किस माध्यम से हो पाया है, कम्युनिकेशन के माध्यम से, है ना। या तो आपको फॉर्म लेके कहाँ जाना पड़ता, निदेशालय जाना पड़ता, शिक्षा निदेशालय कि हम रीट का आवेदन करना चाहते हैं और हमको यहाँ पे फॉर्म भरना है, तो वहाँ जाना पड़ता। परंतु कंप्यूटर से संभव हो चुका है कि हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्टली क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, और हम लोग यहीं से क्या कर देते हैं, बैठे बैठे फॉर्म भर देते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो कहीं ना कहीं आपको रेलवे यात्रा करनी हो, या फिर जैसे इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के, रेलवे रिजर्वेशन, होटल का रिजर्वेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन, यहाँ बैठे 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 अपन हज़ारों मील दूर तक क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बना के रख सकते हैं। जिस प्रकार आपका और मेरा एक कॉन्टैक्ट बना हुआ है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ कैन टू टॉट यू, है ना। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ इस बारे में आप जो है मुझे कमेंट करें कि सर ये चीज़ छूटी है, इसको आप थोड़ा सा और मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो इनमें ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो मैंने बातें बताई है इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो रट्टा मार सकते हो इसका, परंतु मैंने समझा दिया है अच्छे से। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको जो है किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे डाटा संचार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है और थोड़ा फास्ट हो जाए वो चीज़। अगर मैं जैसे मैं मान लो कि मुझे आपको ऑफलाइन पढ़ाना होता, तो मुझे आपको वहाँ पे आपके घर पे आके पढ़ाना पड़ता, या फिर आपको मेरे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में वहाँ से यहाँ आना होता। परंतु आज हम लोग इस कम्युनिकेशन की वजह से, इस संचार प्रणाली की वजह से, आप बैठे हो कहीं दूर दूर ज़िलों में और मैं बैठा हूँ कहीं पे, तो फिर भी मेरी बात आप लोगों तक पहुँच रही है। ये बड़ी बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। क्यों आवश्यकता हुई, इस वजह से हुई, ठीक है। प्रेषण के माध्यम क्या होते हैं, तो इसमें से प्रश्न आ सकता है कि प्रेषण माध्यम क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। तो एक तो इसमें क्या होगा, भेजने वाला, ठीक है, एक भेजने वाला और एक रिसीवर जो प्राप्त करने वाला, यानी कि मैंने आपको कोई संदेश भेजा और एक आप जो हो वो रिसीवर हो, दो जने जरूर होने चाहिए। और तीसरा चीज़ क्या होगी, कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा, यानी कि कोई ना कोई क्या होगा, माध्यम जरूर बनेगा, कोई ना कोई क्या बनेगा, माध्यम जरूर बनेगा। यानी कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे माध्यम का काम कौन कर रहा है, आपका यूट्यूब कर रहा है ना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे माध्यम है और जो मैं यहाँ से आपको भेज रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़, और आप वहाँ पे उसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। समझ गए मेरी बात को? जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी कि मैं और आप, है ना, दोनों के बीच में डाटा संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। अगर जो ये माध्यम नहीं होता तो क्या मैं आपको इस तरह से आईसीटी का टॉपिक पढ़ा सकता था? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मैं छत पे खड़ा होकर भी चिल्लाता तो मोहल्ले के बच्चों को समझ में आती और उनके पल्ले नहीं पड़ती, है ना। तो इस माध्यम को प्रेषण माध्यम, मीडियम अथवा क्या कहते हैं, संचार चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संचार चैनल कहते हैं। देखो ये प्रश्न आ सकता है, इसे क्या कहते हैं? संचार चैनल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? इसे संचार चैनल कहते हैं। और ये माध्यम कई प्रकार से उपलब्ध हैं, और माध्यम का चयन करते हुए इसकी कीमत, कार्य दक्षता, डाटा संचरण की गति, इन सभी बातों का हमें क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, जो माध्यम होता है ना अपन दोनों के, जो हमारे अपने जो दोनों के बीच में जो यूट्यूब जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन जो माध्यम है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संचार चैनल। और इसी चैनल के माध्यम से क्या है, आप और मैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चैनल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तार वाले माध्यम और बेतार वाले माध्यम। तो हम इस वक्त जो जुड़े हुए हैं वो बेतार वाले माध्यम से जुड़े होते हैं। तार लेके तो कहाँ कहाँ लाइनें बिछाने जाता, हमें पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से तार वाले माध्यम होते हैं और कौन कौन से बिना तार वाले होते हैं, यानी कि कौन से तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं और कौन से जो है वायरलेस जो है ट्रांसमिशन मीडिया होंगे। आगे हम देखते हैं सबसे पहले तार वाले माध्यम के बारे में। तो भाई तार वाला माध्यम होगा, इसमें डेफिनेटली किसी न किसी तार से संयोजित होगा, किसी न किसी दो जो होगी, एक तो प्रेषक और एक कौन होगा, रिसीवर। ठीक है, एक तो सेंडर और एक रिसीवर, प्राप्तकर्ता और प्रेषक। तो यहाँ से भेजने वाला कोई भी चीज़ भेजेगा किसी न किसी तार के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेगी। अगर तार नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं पहुँचेगी। समझ गए मेरी बात को? ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार या केबल की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तार वाले माध्यम प्रेषण कहते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, निर्दिष्ट माध्यम कहा जाता है। निर्दिष्ट मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना। निर्दिष्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी केबल से जुड़े होंगे, इस वजह से क्या कहलाते हैं, गाइडेड मीडिया या फिर निर्दिष्ट माध्यम कहलाता है। अब जिसके पास वो तार नहीं होगा ना, उस जो तार से जिसको कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो वो लोग गाइडेड नहीं होंगे ना। समझ गए मेरी बात को? वो लोग गाइडेड नहीं होंगे क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था ही नहीं पहुँचे हमने, और जिनको भेजना है उनको ही भेजा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। और भगवान ने चाहा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने तो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, बाकी सब परमात्मा के हाथ में है। अपन तो इंसान है, देखो ये मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है, और इसी के प्रति हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे मेहनत करते हुए। तो पहली चीज़ क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। पहली है केबल वाली में, पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अब ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे ट्विस्टेड केबल होती कैसी, पहले तो आप इस फोटो का देखो, इस तरीके का तार आपने देखा होगा घर पे। ठीक है ना, ऐसे इस टाइप से बना हुआ तार आपने घर पे देखा होगा। तो ये क्या है, काफ़ी पुरानी चीज़ है, काफ़ी पुराना साधन है। ठीक है, और ट्विस्टेड होता है यानी कि एक केबल दूसरे के ऊपर, फिर उसके ऊपर से निकलती हुई, फिर उसके ऊपर से निकली, ऐसे कुंडली नुमा एक सर्पिलाकार जो है डिज़ाइन में होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, इसके अंदर जो तार होते हैं ना, वो खाई के होते हैं, आपके कॉपर के तार उपयोग में लिए जाते हैं, खाई के तार लिए जाते हैं। तो आपको पूछेगा कि सर ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन से तार होते हैं, तो आप क्या करोगे सर, वहाँ पे कॉपर के तार या फिर तांबे के तार होते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? अभी तारों को ट्विस्ट क्यों कराया जाता है, तो यहाँ पे तारों को ट्विस्ट कराने का मतलब ये है कि यहाँ तारों को अगर आप ट्विस्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, विरोध कम उत्पन्न होगा। क्या कम उत्पन्न होगा, विद्युत का विरोध कम होगा, और आगे से आगे जो है आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो अवरुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो विरोध कम होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, थोड़ी तीव्र गति से काम होगा ना। जी बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पे जो ऐसे ऐठे हुए तारों में विरोध एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसका वास्तविक प्रभाव थोड़ा क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं ना, तो ये एक का विरोध का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के इंटरफेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे क्रॉस कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे पे, देखो यार एक मिनट है ना, ये देखो आप, ये देखो ये यहाँ से इधर आ रहा है, ये यहाँ से, तो क्रॉस बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉक बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉक बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो क्रॉस, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, क्या बोलते हैं इनको, क्रॉस टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितनी गोज का है, कितनी मोटाई का है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो होता है ना ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल, और एक दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब हम एक एक को देखेंगे। अब देखते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ये सबसे अधिक प्रचलित होता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो केबल होते हैं उसमें ट्विस्टेड पेयर का क्या होता है, एक समूह होता है, और एक ये क्या होते हैं, प्लास्टिक के आवरण में होते हैं, है ना, प्लास्टिक के आवरण में होते हैं। जैसे ये देख पा रहे हो ना, ये देखो आप, ये प्लास्टिक का आवरण बना हुआ है, और इसके अंदर ये क्या है, तार निकले हुए हैं बाहर, कॉपर के वायर निकले हुए हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस की संभावनाएं बनी होती है, इसमें क्रॉस टॉक की संभावनाएं होती है, ठीक है ना। देखो क्रॉस टॉक की संभावनाएं होती है, और आगे हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इस प्रकार के केबल में जो है क्रॉस टॉक की सबसे अधिक संभावनाएं होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होंगे, ज़्यादातर आपके टेलीफोन कार्यालयों में, है ना, यहाँ पे होंगे। और ये के एक जो ये लेन दिया हुआ ना यहाँ पे, लेन की केबल में इनका सबसे ज़्यादा जो लोकल एरिया जो नेटवर्क होते हैं, तो लोकल एरिया जो नेटवर्क होते हैं ना, इनमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब ये लेन मेन वेन क्या होती है, ये आगे की क्लास में हम लोग सिखाएंगे आपको कि ये लेन मेन वेन होती क्या है। सर आपने तो रटा दिया, नहीं रटा है, आगे बताऊंगा मैं लेन होती क्या है, वेन क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको। इसलिए अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि लेन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये क्रॉस टॉक की सबसे अधिक संभावनाएं किसमें होती हैं, तो आपको बताना है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। दो प्रकार की केबल होती है, हमने देखा ट्विस्टेड पेयर में, कौन सी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब कि क्या हो गया, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कवर्ड नहीं हो, है ना, अनशील्डेड नहीं हो, शील्ड नहीं हो बाहर से, है ना, समझ लेना आप। मैं आगे और बात करूँगा शील्डेड वाली, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, एक तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम करती है एलएएन में, और दूसरी टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में सर्वाधिक होती है, और तीसरा है इसमें क्रॉस टॉक की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। आगे चलते हैं शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जैसा आप देख पा रहे हो, देखो ये डिज़ाइन बनी हुई है, ये टोटल शिल्डेड होती है, पहली बात क्लियर। इसके ऊपर क्या होता है, ये तारों का, ये क्या होता है, तारों का आवरण होता है। क्या होता है सर, तारों का आवरण, ठीक है, तारों का आवरण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शिल्डेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिल्डेड। अब इसके अंदर क्रॉस टॉक की संभावनाएं क्या हो जाती है सर, नगण्य हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रॉस टॉक। इसके अंदर जो ये अंदर जो तार है ना, इसमें होता है क्रॉस टॉक, है ना, ये बाहर वाले में नहीं, ये तो बाहर तो आप किसी से भी जोड़ सकते हो, अंदर वाले तारों के अंदर क्या होगी, क्रॉस टॉक की संभावनाएं क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको शिल्डेड और नॉन शिल्डेड समझ में आ गया होगा कि ट्विस्टेड पेयर के अंदर दो प्रकार के तार होते हैं, ठीक है, शिल्डेड और नॉन शिल्डेड, ठीक है। इस प्रकार की, अगर इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं अपन, इस प्रकार के केबल में उच्च गुणवत्ता वाले गुथे हुए तांबों के तारों की जैकेटों का उपयोग किया जाता है, जो यूटीपी के आवरण से कहीं अधिक सुरक्षित होता है। यूटीपी मतलब अनशील्डेड, है ना, समझ रहे हो ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से कहीं अधिक सुरक्षित होता है, ऊपर वाले से ज़्यादा सुरक्षित होता ही है। एसटीपी के तारों के बीच में, तारों से पन्नी से, देखो ये मैंने बताया, तारों के बीच में जो लिपटी हुई थी, ठीक है ना, और यह आवरण एक दक्ष अवरोध बनाता है। अवरोध क्यों, किसका अवरोध बनाएगा, ये बाह्य चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, बाह्य चीज़ों से बचने के लिए, है ना। और क्रॉस टॉक क्या होता है, इसमें नगण्य होगा, और ये क्या होता है, एसटीपी की कीमत की तुलना में अधिक होती है, तुलना अधिक होती है, इनकी कीमत ज़्यादा होती है एसटीपी की। क्यों होती है, देखो क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो इसकी जो है प्राइस भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और उससे ये बेहतर भी होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, ओके। ये क्या काम करेगा, ये भी क्या करेगा,
जो केबल वाली है तो लेन का उपयोग होगा और लेन के कंप्यूटरों को जोड़ने में ये काम में लिया जाता है, ठीक है। और ट्विस्टेड पेपर केबल का उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के संचरण में किया जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किस में किया जाता है, तो एनालॉग में भी किया जाता है और डिजिटल में भी किया जाता है। और एनालॉग डिजिटल होते क्या है, इसके पहले से जो फर्स्ट नंबर की जो क्लास थी उसी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आगे तो चलते हैं हम। अब आती है दूसरे टाइप की जो केबल होती है, वो होती है कोक्सियल केबल। क्या होती है? कोक्सियल केबल होती है, ठीक है। अब कोक्सियल केबल क्या होती है? कोक्सियल केबल क्या होती है? जो इसका मुख्य भाग होता है वो भी तांबे का तार होता है, जो मेन ये वाला है ना, ये वाला तार होता है, ये क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। और इसके चारों ओर क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का आवरण। चारों ओर क्या होता है? प्लास्टिक का आवरण, जो कि क्या करता है? बाहर से इसको बचाता है, ठीक है। विद्युत रोधी होता है, जो बाहरी आवरण होता है वो तो आपको पता ही है ना। और इसके आवरण के चारों ओर एक तांबे की क्या लगी होती है? जाली लगी होती है। तारों के चारों ओर क्या लगी होती है? तांबे की, इस टाइप की तांबे की जाली लगी हुई होती है, कॉपर वायर की, है ना, ठीक है। ठीक है, तांबे की जाली लगी होती है। देखो ये दिख रहा है आपको नीचे, है ना, थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं आपको। तांबे की क्या लगी होती है? इसके चारों ओर जाली लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। और इस प्रकार के कोक्सियल केबल में दो चालक होते हैं और दो क्या होते हैं? अचालक होते हैं। देखना, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पहला नंबर का तार ये रहा, ठीक है। ये क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। फिर उसके ऊपर ये जो तार होता है ये विद्युत रोधी होता है ना, विद्युत रोधी होता है, इसमें मतलब नहीं चलेगा। और ये थर्ड वाला होता है, ये चालक होता है। और ये फोर्थ नंबर वाला होता है, ये नहीं होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि दो तार तो होते हैं चालक वाले और दो तार होते हैं अचालक वाले, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर, बिल्कुल, ओके। संकेतों का संचरण जो होता है सबसे भीतरी तार यानी कि कोर से होता है। जो संकेत होंगे ये सबसे भीतरी तार, ये दिख रहा होगा, और इसी से क्या होंगे? संकेतों का संचरण होगा। मतलब जो आप भेजना चाहते हो ना, उनका संचरण होता है मेन जो जो अंदर वाला तार होता है ना, उससे होता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब मैं इसको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे और देखेंगे अपन, बिल्कुल। अब जिसमें दो प्रकार के जो तार होते हैं ना कोक्सियल केबल में, चालक वाले, ठीक है। एक होते हैं थिन नेट, है ना। एक मिनट पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका उपयोग किस में होता है। टीवी में, ट्रांसमिशन में, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार में, और कंप्यूटर की युक्तियों को जोड़ने में, और लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। और तीव्र गति के ब्रॉडबैंड नेटवर्क, हाई स्पीड जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होते हैं उनमें। अभी कोक्सियल केबल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अभी मैंने बताया कि दो चालक होते हैं, दो अचालक होते हैं, याद रखना इस बात को। दो चालक होते हैं, दो अचालक होते हैं। तो एक के ऊपर पहला चालक होगा, फिर उसके ऊपर दूसरे अचालक की कवर होगा, फिर तीसरा चालक वाला तार आएगा, फिर उसके ऊपर फिर कवर होगा। समझ गए मेरी बात को? ताकि इनके कनेक्शन जो है डिस्टर्ब नहीं हो पाए। अब आप देखोगे इसमें, आपने कभी कभी आपकी टीवी देखी होगी, है ना, टीवी का जो वो देखा होगा आपने, छतरी वगैरह, उसमें दो टाइप के तार होते हैं। एक तो बिल्कुल बारीक 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 बहुत सारे होते हैं, एक मोटा तार होता है ना। होता ही नहीं होता है? सभी बताए ना एक बार, यस सर होता है, ठीक है। तो जो थिन टेथ होते हैं ना, थिन नेट, दो प्रकार के कोक्सियल केबल तार होते हैं। एक तो थिन नेट और दूसरा होता है थिक नेट, ठीक है। थिन वाले जो होते हैं लचीले और सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग के ही काम में लिए जाते हैं। और थिक नेट जो होते हैं मोटे होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, अतः इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है, जैसे केबल टीवी के नेटवर्क वगैरह। अब आपने वो केबल देखी हो तो उसके बारीक बारीक तार होते हैं साइड में, उनको हम नीचे करते हैं, और फिर एक मेन तार होता है उसको कहीं में डालते हैं, उसको लगाते हैं हम कैमरे के अंदर। और जो साइड वाले जो तार होते हैं उसके ऊपर एक यू लगाते हैं, इस टाइप का बोल्ट, है ना। तो जो मेन तार होता है तो वो तो इस बोल्ट के अंदर से निकल जाता है, मेन तार इस बोल्ट के अंदर से। एक सेकंड में आपको अच्छे से समझाऊँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। इस टाइप का बोल्ट होता है ना, और इस टाइप की ऐसे, ये इसकी संरचना इस टाइप का बोल्ट होता है। अब हमारे पास जो तार होता है ना, उसके अंदर ये इस टाइप का जो ये होता है ना, तो ये वाला सिरा तो इसके बाहर निकाल देते हैं अपन। और इसके पास जो तार होते हैं ना, ये वाले, इसके पास तार होते हैं जो इस बोल्ट में लगाए रहते हैं, इस बोल्ट से टच हुए रहते हैं। और इस टाइप की हमारी केबल होती है। ये केबल कौन सी वाली होती है? ये केबल होती है आपकी जो अभी अपन ने पढ़ी है। कौन सी केबल पढ़ी है अभी अपन ने? तो अभी हमने कौन सी केबल पढ़ी? कोक्सियल केबल, ठीक है। अब कोई पूछ लेना आपको भाई ये केबल का नाम क्या है, तो बता देना भाई ये कोक्सियल केबल है। और इसमें थिन टेक का काम कौन से करते हैं? वो बहुत सारे तार होते हैं ना बारीक वाले वो, और थिक नेट का जो मोटा तार होता है ना, वो थिक नेट का काम करता है। क्लियर? ओके।
आगे चलते हैं प्रकाशिक तंतु पे। ठीक है, प्रकाशीय तंतु केबल क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि OFC क्या है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा देख लेना OFC क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, चलें अंदर, अब इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहली बात जो हमने पहले देखा था ना, उसमें तो एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं। तो इसका संचरण सिर्फ एनालॉग में नहीं है, इसका संचरण एनालॉग में नहीं होता है, परंतु डिजिटल के रूप में इसका उपयोग होता है। जो इसके सिग्नल होते हैं ना, एनालॉग के रूप में नहीं होकर, मतलब इस टाइप से नहीं होकर, जो डिजिटल होंगे ना उसके रूप में होंगे। डिजिटल कौन सा, 1 2, मैंने बताया ना जिस दिन एनालॉग डिजिटल क्या होता है, उसके रूप में इसका होता है प्रयोग। ये पहला प्रश्न इसमें से बनेगा कि जो है प्रकाशीय तंतुओं के जो केबल होते हैं उसमें कौन से प्रकार के सिग्नलों का प्रयोग होता है। तो क्या करोगे आप, डिजिटल प्रकार के सिग्नलों का प्रयोग किसमें होता है, प्रकाशिक तंतु केबल में होता है। ठीक है, क्लियर, आगे चलें जी। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केवल आदमी के एक बाल से भी पतला, एक बाल से भी पतला, मतलब इतना छोटा ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके अंदर कि जो आदमी का बाल होता है ना उससे भी पतला होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा, अब आप ओबियसली बात है, बहुत ही ज़्यादा लचीला होगा कि बाल से भी पतला है, यानी कि इसको कोई भी मोड़ घुमा सकता है। इसका व्यास देखो कितना कम होता है यार, 2 से लेकर 125 माइक्रोमीटर, इतना कम व्यास होता है इसका, यानी कि कितना पतला होगा, है ना, बहुत ज़्यादा पतला होगा। इसके चारों ओर एक कांच की जो है पतली परत होती है जिसे कहते हैं क्लेडिंग। अब ऐसे प्रश्न आएगा कि क्लेडिंग क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो चढ़ी हुई परत होती है क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर चढ़ी हुई परत जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्लेडिंग कहलाती है। ठीक है, और क्लेडिंग का जो अपवर्तनांक होगा कोर की तुलना में कम होगा, ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आपको सिर्फ ये कि क्या याद रखना है इसमें से, आपका इसमें उपयोग कहाँ होता है। तो कंप्यूटर में जो भी प्राप्त होते हैं ना सिग्नल, उनको ये प्रकाशिक तरंगों में बदलने का काम करती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। कंप्यूटर में जो विद्युत सिग्नल आपको प्राप्त होंगे उसे क्या करेगी, ये प्रकाशिक सिग्नलों में बदलने का काम करती है। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले विद्युत सिग्नलों को इसकी सहायता से संचरित करने के लिए क्या करते हैं, प्रकाशिक तरंगों में बदलना पड़ता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करती है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑप्टिकल, ये प्रश्न आता है बहुत बार, साइंस में भी आता है। ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस पर करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत, आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सर ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो वो करते हैं आपके, किस पर काम करते हैं, आपको पता चल गया होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ये काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस पढ़ना बहुत भारी काम है, इसको पढ़ने से बड़े आपको इसको छोड़ के चलो आगे चलते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारा कुछ करना होता है हमें, यूँ नहीं कि भाई अब आप सोचो कि सर सारा चीज़ अब कवर करवाई जाए, तो इतना समय आपके भी पास नहीं है और मेरे पास भी इतना समय नहीं बचा है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इसमें इंपॉर्टेंट, जो ये बहुत सारा मैटर है ना, इसके जो मेन गूढ़ रहस्य क्या है जो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। संप्रेषण के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसकी जो है गति क्या है, सबसे स्पीड वाली होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसमें क्या है, जो अभी अपन देखा ना केबल संचरण के दौरान क्या है, मतलब डेटा वेटा चुरा सकते हो आप, परंतु इसमें क्या है, डेटा नहीं चुराया जा सकता, डेटे की चोरी नहीं की जा सकती, चुराया नहीं जा सकता कोई भी डेटा, कोई भी डेटा चुराया नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेटा चुराया नहीं जा सकता, इम्पोर्टेंट बात ये है। और इसकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, देखो स्पीड क्या है इसकी, बहुत तीव्र होती है। यहाँ पे देखो इसमें डेटा संचरण की दर जो है ना, देखो 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड या 2 GB पर सेकंड तक हो सकती है। देख लो आप, 2 MB से लेकर 2 GB, 100 MB से लेकर 2 GB पर सेकंड तक हो सकती है। अगर इसको इंटरनेट की दुनिया में ले आए तो ये अपने फ़ोन वोन के ख़त्म हो जाए, चलने के लायक ही नहीं रहे, इतनी मतलब इतनी स्पीड होती है इसकी। ठीक है, अपने फ़ोन की कैपेसिटी नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है ना,
अब आप सोचो 100 MB पर सेकंड या 2 GB पर सेकंड डेटा, अगर इसका आविष्कार हो जाए ना तो सच कह रहा हूँ क्रांति से भी भारी काम हो जाए। यानी कि 1 सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। 1 सेकंड, एक बोलते ही पूरी मूवी डाउनलोड, इतना तगड़ी स्पीड इसकी काम करती है। ठीक है, और इसमें जो अब देखो स्पीड अच्छी होती है, त्रुटि की जो है त्रुटि रेट बहुत कम होता है, इसका नगण्य होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे फास्ट होता है, डाटा नहीं चुरा सकते हो आप इसमें। तीसरी चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 100 MB से लेकर 2 GB तक पर सेकंड तक। और इसमें अब इतनी स्पीड से कोई अगर काम करेगा तो इसमें क्या है, डेटा संचरण की त्रुटि होना में क्या है, बहुत कम चांसेज है त्रुटि होने का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेतार संचार माध्यम। अब बेतार संचार माध्यम यानी कि बिना तार वाले। अभी तार वाले हमने पढ़ लिया, ऑप्टिकल फाइबर वाला पढ़ लिया हमने, एक कोक्सियल पढ़ लिया, और एक हमने कौन सा पढ़ा था फर्स्ट में, हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं बेतार। अब बेतार में क्या होता है, इसके लिए तार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सिग्नलों से ही चल जाएगा काम, इसमें तार की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वायरलेस, सीधे लिखा हुआ है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि तार की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई तार की आवश्यकता नहीं है तो भाई इसकी केबल की जगह कहाँ का उपयोग करेंगे हम लोग, तो हम लोग उपयोग करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किसका करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। यानी कि जो मैसेज भेजने वाला होगा सेंडर और जो ग्रहण करने वाला होगा रिसीवर, इन दोनों के मध्य जो कम्युनिकेशन का आधार क्या होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होगी। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि सर हाँ समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं रेडियो तरंगे। अब पहला इसमें कौन सा है, रेडियो तरंग। ठीक है, तो अब जैसे मान लो रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगों को उत्पन्न तो किया जा सकता है आसानी से, है ना, और इनका उपयोग भी क्या होगा, लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, चाहे बीच में बिल्डिंगें आए, चाहे मकान आए, कुछ भी आए, किसी भी प्रकार की बाधाएं आती है तो ये रेडियो तरंगे उनको क्या कर जाती है, पार कर जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो रेडियो तरंगों को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, लंबी दूरी तक ये पहुंचती हैं, और इनके बीच में कुछ भी आए, बिल्डिंगें आई, पहाड़ आए, पर्वत आए, ये इनकी बाधाओं को आसानी से क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर जो ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो ट्रांसमीटर होते हैं ना रेडियो तरंगे में, वो क्या करते हैं, सभी दिशाओं में विचरण करते हैं, जिससे जिससे प्रेषक और प्राप्तकर्ता को एक पंक्ति में रहने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो रेडियो सिग्नल होता है ना, ये जैसे मान लो ये रेडियो सिग्नल है, ठीक है, ऐसे समझो, तो इसके चारों ओर कहीं से लेकर कहीं तक भी, जहाँ जहाँ तक इसका एरिया है, वहाँ वहाँ तक किसी भी दिशा में हो, चाहे चाहे यहाँ हो, 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 किसी भी दिशा में हो, जो मैसेज प्राप्त करने वाला उस तक मैसेज पहुँचाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मान लो ये यहाँ नेटवर्क है तो आदमी को यहाँ होना ज़रूरी है ना। इसकी रेंज में जहाँ जहाँ भी व्यक्ति होंगे वहाँ वहाँ तक जो है संदेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है रेडियो तरंगों में। क्लियर, सभी के समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके, आगे चले। हाँ, तो अब जैसे रेडियो संचार टेलीग्राफ संदेशों में प्रसारण में काफ़ी समय प्रयुक्त हो रहा था। ये संचार कम संचरण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, लेकिन अभी जो शुरू में जो रेडियो की जो क्या हुआ, जो संचार की टेक्निक जो है ना, वो शुरू में कम होती थी, कम फ्रिक्वेंसी थी इसकी, है ना, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई है। तो अब आजकल जो रेडियो का प्रसारण हो रहा है, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा तीव्र डेटा का संचरण संभव हो गया है। मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी फ्रिक्वेंसी आ गई है कि बहुत आसानी से मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। क्लियर, ओके। तो रेडियो में इम्पोर्टेंट क्या था, मैंने आपको बताया, जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो सभी दिशाओं में विचरण कर सकता है। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपका जो मैसेज भेजने वाला और रिसीवर एक सीध में हो, कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे वो यहाँ हो, परंतु उसकी फ्रीक्वेंसी एरिया में होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी एरिया नहीं होगा तब ये बात नहीं पहुँचेगी। ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरी होती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। दूसरी कौन सी होती है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती है, और ये भी इसकी भी क्या होती है, आवृत्ति उच्च होती है। ठीक है, उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों के माध्यम से ही होता है। इसके माध्यम का उपयोग में केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है।
जिन माध्यमों में केबल डालना दुष्कर होता है और वहाँ पर कौन सा उपयोग में लेते हैं, सूक्ष्म तरंग प्रसारण। देखो जहाँ पर क्या है, जो है आपकी केबल डालने में अगर मान लो बाधाएं आ रही है तो उस जगह पर सीधी तरंग संचरण का उपयोग किया जाता है, डायरेक्टली माइक्रोवेव संचरण से। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ सीधी रेखा में चलेगा, इसलिए ये क्या करेगा, सीधी रेखा में चलेगा। सूक्ष्म माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में ही चलता है। अब इसमें जैसे मान लो यहाँ पे कुछ आ गया ना बाधाएं, तो ये वहाँ पे भी रुक जाएगा। ठीक है, ये वहाँ पे भी रुक जाएगा। जैसे ये, तो यहाँ पे अगर मान लो ये पर्वत आ गया ना, तो ये इस पर्वत से आगे नहीं जा पाएगी ये वेव। ठीक है ना, यहाँ पे रुक जाएगी। परंतु रेडियो वाली तो किधर भी जा सकती है, ये इस बीच में है जब मुझे रेडियो वाली तो कहीं भी जा सकती है, रेडियो वाली तो कहीं भी जा सकती है। परंतु माइक्रोवेव वाली क्या होगी, सिर्फ एक सीधी रेखा में जाएगी। यही प्रश्न आएगा पेपर में अगर आया तो, कि भाई एक सीधी सरल रेखा में ही जा सकती है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को, समझ गए ना? जी हाँ सर कि समझ गए हैं, बोल दो एक बार सभी कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक समय में एक से अधिक दिशाओं में आप इसको भेज सकते हो, परंतु एक सीधी रेखा में होना ज़रूरी है। यानी कि इसके मार्ग में कहीं पर्वत पहाड़ कोई भी बाधाएं नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस ग्राही तक या उस रिसीवर तक ये संदेश नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, तो काफ़ी हार्ड टॉपिक है, परंतु मैं आप लोगों के लिए इसे थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ग्राही और जो ये है ना, जो भेजने वाला और रिसीवर, तो इनको क्या है, या तो इस एंटीना को बहुत ज़्यादा ऊंची सीधे में लगाओ ताकि उस तक पहुँच जाए बात, रुके नहीं कहीं ना कहीं पे, है ना। तो रुकना नहीं चाहिए कि बीच में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए सिग्नल के। ठीक है, यही बात इसमें समझाई गई है। ठीक है, ये देख लो आप, इस टाइप से माइक्रोवेव संचरण होती है। ऐसे ये इस चीज़ से यहाँ पे इतना इतना ऊंचा ऊंचा लगाया जाता है ताकि क्या है, बीच में कोई पर्वत पहाड़ भी आए तो वो इसके नीचे रह जाए और यहाँ से इस तक पहुँच जाए पूरी बात। जो ट्रांसमीटर जो है इतने ऊंचे लगाए जाए कि रिसीवर तक आराम से जो है बात पहुँच जाए, किसी प्रकार की कोई बाधाएं यहाँ पर नहीं बन सके, है ना। समझ गए मेरी बात को। अब जैसे अभी आप देखते हो ना, मोबाइल फ़ोन में टावर लगाए जाते हैं, टावर, इसके उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। जो आपके टावर लगाए जाते हैं वो शायद इसी टाइप के लगाए जाते होंगे और ऊंचे ऊंचे एरियो में लगाए जाते हैं। देखना आप कभी भी ऊंचे ऊंचे टावर लगाए जाते हैं मोबाइल फ़ोन के, जियो, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, है ना, जो भी लगाते हैं तो ऊंचे ऊंचे लगाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हर 10-5 किलोमीटर के दूरी पर ही लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं ऐसा, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो इतनी होती है, और आपको पता है किसी न किसी गाँव में चेंज होते हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ आ जाते हैं, तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, इनको काफ़ी ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है। और इसमें जो सिग्नल होते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का ही प्रयोग किया जाता है। समझ गए मेरी बात को, अच्छे से समझ आ गई होगी अब तो, क्योंकि बात आ चुकी है मोबाइल की, आपकी ज़िंदगी की, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। अगर किसी इंसान को जेल में डाल दिया जाए और मोबाइल दे दिया जाए तो उसे नहीं लगेगा कि वो जेल में है। ठीक है, क्लियर। माइक्रोवेव तरंग संचरण समझ में आ गया, तो इसका उपयोग भी आपको पता ही है, टेलीफोन संचार, सेल्युलर फ़ोन, टेलीविज़न कार्यक्रम आदि में क्या है इनका उपयोग होता है। अब देखते हैं सैटेलाइट में। तो सैटेलाइट संचरण क्या होता है ना, उपग्रह संचरण क्या होता है। तो उपग्रह संचरण जो है मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा दे रखा है, देखो, है ना, इसमें बहुत सारा दे रखा है। और मैं आपको जो है मेन मेन चीज़, जहाँ से मान लो कि प्रश्न आ जाए यहाँ से, तो वो कहाँ से बैठ सकता है आपका। ठीक है, तो वहाँ वहाँ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक तो आपको वो प्रश्न पूछेगा, चलो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा बहुत। इस संचरण में सूक्ष्म तरंग संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो वो तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म तरंग संकेतों का ही उपयोग करेगा, किंतु इनकी आवृत्ति भूमि पर माइक्रोवेव तरंग संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। यानी कि जो इनकी जो आवृत्ति होगी वो माइक्रोवेव, जो अभी अपन ने पढ़ी ना सूक्ष्म तरंग संचरण, उससे ज़्यादा इसकी आवृत्ति होगी। तो इसे प्रश्न दे सकता है कि उपग्रह संचरण की आवृत्ति क्या माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव तरंगों से। तो आप क्या करोगे, जी हाँ, माइक्रोवेव तरंगों से उपग्रह संचरण या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो है आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें ये डेटा याद रखना कि 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भू स्थिर कक्षा स्थापित होते हैं।
कहाँ पे स्थापित होते हैं? ये उपग्रह सैटेलाइट कहाँ होते हैं कि जो जियो ऑर्बिट है, ऐसा आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थापित किए जाते हैं उपग्रह सैटेलाइट, कहाँ पे जो है स्थापित किए जाते हैं, ये प्रश्न आता है। तो आप क्या करोगे, पृथ्वी से जो भू स्थिर जो कक्षा है पृथ्वी की, वहाँ से कितने दूर तक जो है कितनी ऊंचाई पे किए जाते हैं? तो 36,000 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। और इनके घूमने की गति कितनी होती है? तो इनके घूमने की भूस्थिर कक्षा में किसी भी उपग्रह के घूमने की गति कितनी होती है कि पृथ्वी की चारों ओर घूमने की गति जितनी है, मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है। कितनी होती है? घूर्णन गति के बराबर होती है। और यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी और वैसे वैसे ये घूमेगी ना, ये भी उसके सापेक्ष घूमेगा। तो उसके सापेक्ष इसका जो एक बिंदु होगा वो एक फिक्स बिंदु होगा, यानी कि ये यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा रखा है, तो जैसे जैसे पृथ्वी के सापेक्ष ये भी चक्रण करता है तो एक फिक्स बिंदु पर ही होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जियो ऑर्बिट में पृथ्वी के एक ही बिंदु पर स्थित होता है उपग्रह, ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, इसकी गति कितनी होती है? तो इसकी गति कितनी होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर, पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर इसकी क्या होती है? गति होती है। और तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि जियो ऑर्बिट से कितनी दूर हैं? जियो ऑर्बिट से कितनी दूरी पर अवस्थित होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। क्लियर? इसके अलावा इसमें से कोई भी अच्छा प्रश्न बनेगा नहीं, बाकी तो जितना पढ़ोगे उतना ही कम पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा नहीं पढ़ के जितना कम और इम्पोर्टेंट पढ़ोगे ना, उतनी चीज़ें ज़्यादा आपको क्या रह जाएगी? याद रह जाएगी, ठीक है, क्या रह जाएगी? याद रह जाएगी। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? टेलीफोन संचार, टेलीविज़न कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संचार या फिर मौसम विभाग, इन सभी में इनका उपयोग सैटेलाइट का किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है अच्छे से? आशा करता हूँ कि क्लास आपको बेहद पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं जो आप लोगों के लिए सच्चे दिल से जो मेहनत कर रहा हूँ, है ना, वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। क्लास सभी की समझ में आ रही होगी। और 2 दिन क्लास नहीं ले पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखो यार थोड़ा सा फेस्टिवल हो जाते हैं तो फैमिली की भी जिम्मेदारियाँ होती है कुछ, तो उनको निभाने के चक्कर में आपकी जो है क्लास नहीं ले पाया। और मेरे पर्सनल भी बहुत सारे काम होते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अवरक्त किरण संचरण इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या होता है। तो अवरक्त जो है तरंग संचरण क्या होती है? देखो आपने कभी टीवी का रिमोट यूज़ किया होगा, ठीक है, तो टीवी का रिमोट यूज़ करते हुए आपने देखा होगा कि अगर उसके आगे हाथ वाथ कुछ लगा देते हो तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न ये बन गया कि इनके मध्य किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? अवरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके मध्य किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? अवरोध नहीं होना चाहिए, यानी कि रिमोट के मध्य और इसके मध्य कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? अवरोध नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, ओके। और घर के भीतर काम में लेंगे अब इसको, जैसे लोकल एरिया रिमोट, तो रिमोट से आप सीधा समझ जाओ कि रिमोट में जो म्यूजिक सिस्टम होता है, टेलीविज़न होता है, जिसका जो रिमोट होता है, उनमें जिस तरंगों का यूज़ होता है वो होती हैं अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है। क्या होती है? अवरक्त किरणें होती है। और उनके संचरण की दिशा देखो, इधर से बटन दबाया उधर चैनल चेंज, इधर बटन दबाया उधर म्यूजिक चेंज, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। और जो होता है इसका संचरण भी क्या होगा? एक सीधी दिशा में होगा। क्या होगा? एक सीधी दिशा में इनका संचरण होगा, यानी कि टीवी और रिमोट दोनों का एक सीधी दिशा में होना अनिवार्य है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होगा तो वो रिमोट काम में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर? सभी को समझ में आ रही है? जी हाँ, सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आज की सेशन में तो हम लोग सिर्फ इनके टाइप्स ही जो है डिस्कस कर पाएंगे। बाकी की जो क्लास होगी वो कल वाले में करवा दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है थोड़ी, है ना, तो इसको समझना भी ज़रूरी होता है। देखो वाईफाई की फुल फॉर्म पूछते हैं, पहला प्रश्न, तो वाईफाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी होती है, ठीक है। अब वायरलेस जो फिडिलिटी होती है, नाम पद से पता चल रहा है, बिना तारों के, है ना। वायरलेस का मतलब होता है बिना तारों के, वायरलेस, है ना, बिना तारों के, फिडिलिटी, है ना। तो वायरलेस फिडिलिटी की बात हम करने जा रहे हैं, वाईफाई की हम बात कर रहे हैं, सभी जुड़े होंगे वाईफाई से, है ना,
सभी वाईफाई से जुड़े हुए होते हैं आज की दुनिया में, है ना। तो पता नहीं किसकी वाईफाई कहाँ जुड़ी हुई है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो वाईफाई क्या होता है, बिना तारों का नेटवर्क होता है ना। वाईफाई क्या होता है, बिना तारों का नेटवर्क होता है। जैसे कभी भी आप लाइब्रेरी वगैरह में, रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, आप हॉटस्पॉट ऑन कर दे भाई थोड़ा सा ज़रा, ये वही चीज़ें वायरलेस वगैरह, वायरलेस फिडेलिटी, जैसे ब्लूटूथ भी इसी टाइप का होता है ना। तो पहला प्रश्न तो होता है कि ये वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। दूसरा है इसका लेन क्या होता है, मतलब इसको जो है ना WLAN, डब्ल्यू लेन क्या होती है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो लेन की फुल फॉर्म याद होगी ना आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको WLAN की क्या याद रखनी है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसका दूसरा नाम भी है किसका, वाईफाई का, ठीक है। वाईफाई का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे कोई, तो आप क्या करोगे वहाँ पे WLAN करोगे, ठीक है। क्लियर, ओके, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। तो IEEE की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। तो ऐसे प्रश्न आ जाता है ये अगर, कि वायरलेस जो वाईफाई है वो किस पर आधारित है, तो आप क्या करोगे, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। और वाईफाई की जो ट्रेडमार्क है कौन सी कंपनी का है, तो अलायंस, रिलायंस मत करना, अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है वाईफाई का, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न, कि वाईफाई का जो ट्रेडमार्क है वो कौन सी कंपनी का है। वाईफाई का जो ट्रेडमार्क है वो कौन सी कंपनी का है, याद रखने लायक चीज़ें यही है। पहली चीज़ क्या है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि वाईफाई का दूसरा नाम क्या है, तीसरी चीज़ क्या है कि यह जो है किस पर आधारित है, वाईफाई किस पर आधारित है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। और चौथी चीज़ प्रश्न यहाँ बनेगा कि वाईफाई का ट्रेडमार्क क्या है, तो अलायंस कंपनी। मेरे हिसाब से अगर मैं जो प्रश्न बना था तो मैं वाईफाई से ही बना था, क्योंकि अभी प्रचलित है ये जो चीज़ें अभी चल रही होती है ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसी चीज़ को पकड़ता है जो चीज़ें आपके ज़्यादा काम में आती है। और वो ये देखना चाहता है कि आपको जो आप डेली यूज़ करते हो उनके बारे में भी आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ आ गई होगी। तो आजकल वाईफाई का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, होम टॉम, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स, सभी में आपको पता है वाईफाई होता है, सब जगह, है ना। इंटरनेट से जो भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जो भी नेटवर्क जुड़े हैं, वो सारे के सारे मतलब वाईफाई से आप उसका उपयोग कर सकते हो, है ना। बिना इंटरनेट के भी कर सकते हो, बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ सकते हो, मतलब सॉरी, बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ सकते हो। कभी नेट लगाने की ज़रूरत पड़ी क्या, कोई वायरलेस इसके वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए कोई तार वार, है ना, नहीं पड़ी है। ऐसे दोनों सिग्नल वाईफाई के, ये ध्यान रखना। ये अगर प्रश्न अगर वो बना दे, मान लो सिग्नल दे दे आपको, फ़ोटो दे दे कि ये फ़ोटो किसका है, तो आपको ये तो सभी को पता है, परंतु ये भी हमें याद रखना ज़रूरी है वाईफाई का। क्योंकि हम क्या करेंगे जल्दबाजी में कि सिर्फ यही रहता है अपने तो मोबाइल के अंदर, यही होगा, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। तो दोनों नेटवर्क चिन्ह आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस टाइप से ये इस टाइप का एक कनेक्शन होता है, आपने कभी देखा हो कहीं पे भी लाइब्रेरी वगैरह में, या फिर अपने पर्सनल वाईफाई लगवाए हो, तो इस टाइप से वाईफाई होता है। और इससे आप कहीं पे ये कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह, वाईफाई संचार होती है ना, ठीक है। अब ये मैं नहीं याद करवाऊँगा, ये फालतू की चीज़ है, जहाँ से प्रश्न आएगा वहीं से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आजकल शिक्षण संस्थाओं, कार्यालय, हवाई अड्डे, होटल में सभी में वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध है। वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अब जैसे अपन मोबाइल से कनेक्ट कराते हैं तो आप क्या करते हैं, तेरा हॉटस्पॉट ऑन कर रहे भाई, हॉटस्पॉट ऑन करता है, फिर बेचारा हो, फिर आप उससे वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर लेते हो, ये सब आप जानते हो अच्छे से। आज के सेशन में हम सिर्फ ये लास्ट डिवाइस जो है बात करेंगे ब्लूटूथ की, और ये डाटा संचरण की फॉर्म्स हम कल देखेंगे सारे के सारे, क्योंकि देखो काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो क्लास, है ना। आप बोलोगे तो ये यहाँ तक करवा दूंगा मैं आपका 84 पेज तक, बाकी तो ठीक है, यहाँ तक हो गया तो, है ना। बाकी काफ़ी बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। तो ब्लूटूथ का भी सेम वही है कि ब्लूटूथ में क्या है, इंटरनेट का ज़्यादा रोल नहीं होता है, परंतु यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और डेटा चेंज करती हैं एक दूसरे का, इसका उधर डाल देगी, उसका इधर डाल देगी, ठीक है ना। जैसे कोई PDF वगैरह होगी, पर्सनल मैसेज हो गए, है ना, या फिर आपकी कोई भी फ़ोटो वगैरह ट्रांसफ़र करना, म्यूज़िक वगैरह, ये तो आप जानते ही हो ब्लूटूथ का क्या काम होता है ना। इसमें कुछ समझाने लायक कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती।
अब जैसे ब्लूटूथ से मान लो आपके मोबाइल को लेके सीधे स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, तो इधर गाना चलाओगे इधर इसमें बज जाएगा। ये सब आप जानते हो, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ना। देखो मैंने एनालॉग और डिजिटल आपको पहले भी बता रखा है कि एनालॉग जो होते क्या हैं और डिजिटल क्या होता है ना। एनालॉग और डिजिटल क्या होता है कि किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो विद्युत के जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं वो दो टाइप में होते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्स रूप होता है वो, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो एनालॉग जो होते हैं ना, एनालॉग होते हैं, ठीक है, एनालॉग कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना। निरंतर रूप से परिवर्तित होते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूँ, है ना। एनालॉग सिग्नल्स का जो मान एक ही परास में होता है और कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचरण का ही उदाहरण है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स मैंने बताया था आपको बहुत सारे। एनालॉग का उपयोग किस किस में होता है, डिजिटल का किस किस में होता है ना, मैंने सब बताया। इसमें संकेत असतत होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई परास में कुछ मान ग्रहण करता है। संकेत ऑन या ऑफ अवस्थाओं में संचरित होते हैं। कंप्यूटर में डिजिटल का काम लेता है, कंप्यूटर में डिजिटल डाटा काम में लेता है, ठीक है। कंप्यूटर डाटा संचरण के लिए डिजिटल सिग्नल्स के रूप में काम होते हैं। दो कंप्यूटर के बीच डाटा संचरण का सर्वाधिक उपयोग होता है इसमें। टेलीफोन लाइंस में एनालॉग सिग्नल्स पर ही संचारित होता है। अतः ये देख लो, मैं तो सीधी बात बताऊँ आपको, यहाँ पे आ जाओ, छोड़ो इनको रटना को, है ना, रटने वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो एनालॉग में क्या होता है, इस टाइप से होती है एनालॉग, है ना। एनालॉग में क्या है, वेव सिस्टम होता है ना। और ये क्या होती है, सतत होती है, सतत होती है। इसमें अंक नहीं होते हैं, अंक नहीं होते हैं, ये मैंने पहले बताया है ना। और ये डिजिटल में क्या होता है, डिजिट्स होते हैं, नाम से पता चल रहा हो डिजिट, है ना, डिजिट होते हैं। और ये क्या होती है, असतत होती है, असतत होती है। इसमें 0 1 1 0 इस टाइप से डिजिटल डिजिट्स होते हैं, है ना। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, ठीक है। और अब प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न यहाँ से आएगा कि कंप्यूटर से भेजने वाले, यहाँ पे सॉरी एक और प्रश्न ये यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, कि डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलना, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलना क्या कहलाता है, वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों को किस में बदलना, एनालॉग संकेतों में बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। समझ में आ गई बात। कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि कंप्यूटर में भेजने से पहले एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।